से आप सब लोग आशा करता हूँ कि सब आप अच्छे ही होंगे। और हम आज एरीज घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। आइए आगे दिखाते हैं हम। सर हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो सर? बस हम भी बढ़िया हैं सर। मज़े करेंगे आज। क्यों मज़े होते हैं? क्या होता है ये बताओ। तो पैदल चलो। पैदल चलो, मज़ा आया यार पैदल चलने में यार। ब्लॉगिंग करेंगे, थोड़ी मस्ती करते हुए जाएंगे, ठीक हो क्या? तो आगे हमारे दो छात्रावास के यंग लौंडे हैं आगे, अभी मज़े आएंगे। यार रुको तो सही यार। ये हमारे गाइड नितेश भाई और मोहिद्दा हैं। मोहिद्दा के बारे में और नितेश भाई के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बताइए थोड़ा सर। सर एक ऑब्जर्वेटरी है, हाँ, जहाँ से ये एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी की जाती है। अच्छा, वहीं जा रहे हैं। ठीक हो गया। आगे रास्ता हम आपको दिखाते रहेंगे। और अभी क्योंकि गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, तो ब्लॉग बनाने में हमें दिक्कत भी हो रही है, ठीक है? तो गाइस हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे। तो दौड़ते हुए चल रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं साथ में। अभी तुम्हें दिखा रहे हैं एक अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। आइए सर। तो गाइस हमारे कुछ दोस्त भी मिल गए यहाँ। राधे राधे ओह ब्लॉगर। हेलो हेलो हेलो। तो गाइस देख रहे हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग और सब लोग हैं यहाँ लाइव। और नीचे आप खाई देख रहे हैं। और जो ये खाई है वो जो है वो कौन सा मंदिर है? पायलट बाबा का आश्रम है। पायलट बाबा का आश्रम है वो। बवाली दिखाएंगे ज़रूर एक बार। हम वहाँ का भी ब्लॉग आपको ज़रूर दिखाएंगे एक बार, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करने का शौक़ नहीं है, हमें पैदल चलने का शौक़ है। चलो भाई। और हम कैची धाम भी गए थे, उसका भी ब्लॉग बनाया है, एडिट करेंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारे पास टाइम नहीं है ना थोड़ा। ये बोर्ड आपने देख लिया होगा यहाँ का। नैनीताल के यहाँ से 3 किलोमीटर है, राजभवन से 3 किलोमीटर है और नीचे खाई है। और यहाँ से जो जा रहे हैं सामने यहाँ हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी का मंदिर अभी दिखा दे, रुको जूम करके। लोगों को बता नहीं सकते हैं, लड़के जो हैं बहुत पीछे हो गए हैं, मेरे से देख रहे हैं। और आपको हम अच्छे अच्छे नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे। और काफ़ी लड़के बहुत पीछे हो गए हैं, तो चले नहीं जा रहा है। और ये हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं कि सस्ता ब्लॉगर, ये ब्लॉगर, वो ब्लॉगर। इनको क्या पता सस्ता और टिकाऊ ब्लॉगर है। गाइस यहाँ हम मिल चुके हैं सभी से और देख रहे हैं सब हैं, सब घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? एरी। मज़े करेंगे खूब। पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी, मंदिर सामने है और हमारे प्यारे दोस्त सामने हैं। पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी, मंदिर सामने है और हमारे प्यारे दोस्त सामने हैं। तो एक एक करके हम नाम और बताएंगे। गोवा से आए हम स्पेशल टेलीस्कोप देखने के लिए। बहुत ठंडा होता तो शॉर्ट्स हटा के जी आप थोड़ा नाम बताएंगे अपना जी, क्या बदनामी कराएंगे? नाम हम बताएंगे नहीं बताएंगे? और गढ़वाली और भी कुछ। और दिल्ली में जाते हैं प्राउड पहाड़ी। फेवरेट सॉन्ग फेवरेट इज फेवरेट बजरंगबली। मज़ा तो आ ही रहा होगा। हम जंगल के रास्ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत मज़े करते हुए जा रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते कितना मज़ा आता है या अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने में। और खतरनाक रास्तों से आ रहे हैं अभी। और देख रहे हैं आप, हम आर्यभट्ट नाम सुना होगा आपने, जहाँ से सबसे बड़ी दूरबीन जो है या सैटेलाइट कहते हैं, देखा होगा आपने पिक्चरों में और मूवियों में। आज हम तुम्हें वैसे ही दिखाएंगे। मज़े करते हुए ले जा रहे हैं बिल्कुल हमारे दोस्त। देख रहे हैं आप, जंगल के रास्ते जा रहे हैं हम। बहुत ख़तरनाक जगह है और यहाँ शेर बाघ ऐसे घूमते रहते हैं, कुत्ते भी भूखते रहते हैं। ये ऐसे वाले कुत्ते नहीं है, जंगली कुत्ते हैं, ख़तरनाक होते हैं, फाड़ ओड़ देते हैं इंसान को भी। देख रहे हैं बोर्ड पे भी खतरा लिखा हुआ है, फिर भी हम चलते जा रहे हैं। बस मज़ा आ रहा है क्योंकि एडवेंचर कर रहे हैं। निकल चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बोर्ड भी हम आपको प्यारे प्यारे दिखा रहे हैं। कैमरा में चानू के साथ रिपोर्टर तेजी कुमार और खतरनाक मेरे दोस्त। बहुत मज़ा आ रहा है, हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है? बस शांति से हम जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम इनकी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि सारे सीनियर हैं मेरे, ठीक है? इसलिए जी आगे मौसम देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और सभी दोस्त मेरे निकल गए हैं, ये बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी लोग ऊपर हैं।
ये देखिए अंधेरे में सब बैठ गए हैं, मजे कर रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं सब और यहाँ तो गाइस यहाँ शो स्टार्ट होने वाला है, सामने देख रहे हैं, सामने हुआ मुद्दा कुछ इसके बारे में बताएंगे। इसमें पूरा सन के बारे में बताया जाएगा कि सन क्या है, कैसे बना, और उसके बाद अर्थ और सन का रिलेशन बताया जाएगा कि कैसे मौसम का वेरिएशन होता है। आवाज मत करना, तो लोग अभी चिल्ला रहे थे वैसे चिल्लाओ ना। C2G है, C2G है, C2G। 30,000 करोड़ तारों में से एक। वह आकाश गंगा के केंद्र के निकट नहीं है। वह सबसे बड़ा तारा नहीं, सबसे छोटा भी नहीं। सबसे हमारा सूरज हमारा तारा है। सूरज के बिना अरे यार ठंडे और अंधेरे से और जीव जंतु भी नहीं। वास्तव में सूरज के बिना पृथ्वी ही नहीं। जीवन के उद्भव से गाइस हम बता नहीं सकते कितना मजा आ रहा है। सूरज को प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करने वाले देवता के रूप में हमने जाना है। लेकिन अब जब हम प्रौद्योगिकी पर ज्यादा निर्भर हैं, हमें पता लगा है कि सूरज हमारे पूर्वजों की सौर अवसारी ऊर्जा मानव संस्कृति द्वारा टेलर 5 लाख सौर प्रकाश की ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन पैदा हुआ है। लगभग सभी जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर निर्भर है, जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जानवर पौधों को खाकर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। पशु अन्य मृगों के आहार बनते हैं और इस तरह खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा ऊपर होती है। आपके खाने की ऊर्जा का स्रोत सूरज ही है। सौर ऊर्जा का अधिकतर भाग प्रकाश है और रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक मानव दृष्टि के टकरा कर लौटते हैं। फिर संवहन मेखला से ऊपर उबलते हैं और अंत में प्रकाश मेखला से बाहर निकलते हैं। उधर से पृथ्वी तक की 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी वे सिर्फ 8 मिनट में ही पूरी करते हैं। सूरज की रोशनी पूरे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में फैली है। ऊर्जा गामा, एक्स-रे तथा अल्ट्रावायलेट किरण जीव जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है। पृथ्वी पर प्राणी इन किरणों से कैसे बचते हैं? उत्तर है पृथ्वी के वातावरण की सहायता से। वातावरण इन घातक किरणों को रोकता है। दिखने वाला प्रकाश वातावरण को पार कर सतह तक पहुंचता है। रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव तथा इंफ्रारेड तरंगें वातावरण को पार कर हमें गर्मी प्रदान करती है। प्रकाश और ऊर्जा के अलावा सूरज पृथ्वी पर ऊर्जा युक्त कणों से बमबारी करता है। ये कण कोरोना से आते हैं। इस धारा को सौर वायु कहते हैं और ये निरंतर सूरज से हर दिशा में निकलती रहती है, 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अगर सौर वायु के कण पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचते तो वे धीरे धीरे वातावरण को छीनकर पृथ्वी को वायुहीन और जीवन विहीन बना देते। सौभाग्यवश पृथ्वी का एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें इन कणों से बचाता है। अधिकांश कणों को यह चुंबकीय क्षेत्र दूर मोड़ देता है। जब अंतरिक्ष में तैरते हैं तब मामला और उलझा हुआ है। अंतरिक्ष में मनुष्य और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव डालने वाली स्थिति को अंतरिक्ष मौसम के नाम से पुकारते हैं। अंतरिक्ष मौसम ज्यादातर सूरज पर निर्भर है। यह सौर वायु, सौर ज्वालाएं, सूरज से उबलते पदार्थ और सौर तूफानों के आधार है। अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी हम सीख रहे हैं। इस खोज में 20 से अधिक उपग्रह सूरज का अध्ययन कर हमारी मदद करते हैं और अब तक सबसे सहायक उपकरण सूरज का ही है। सौर कलन सौर तूफानों की शुरुआत अक्सर सौर कलंक के पास ही होती है और सौर तूफान अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करते हैं। सौर कलंकों के 11 साल का चक्र होता है। इस चक्र के अल्पतम में उतने सौर कलंक नहीं होते। जो कलंक दिखाई देते हैं
वे कम आयु के होते हैं। सौर तूफान में उन दिनों से अलग होते हैं। चक्र के महत्तम में कहानी बहुत अलग है। इस दौरान किसी भी समय 100 तक सौर कलम सूरज पर दिखाई देते हैं और वे कई हफ्तों तक बने रहते हैं। कभी कभी एक ही दिन में अनेकों सौर तूफान उठ जाते हैं। सौर कलम क्यों दिखाई पड़ते हैं? सूरज का एक बड़ा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो संपूर्ण सौर मंडल में व्याप्त है। यह विशाल चुंबकीय क्षेत्र सूरज की गहराई में उत्पन्न होता है और लंबी कतारों और पाशों के रूप में सतह से उभर आता है। सूरज तो ठोस नहीं, इसीलिए अलग अलग स्थान अलग अलग गति से घूमते हैं। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की कतारें मरुकर उलझ जाती हैं। ये उलझी कतारें प्रकाश मंडल में जहां जहां उभरती हैं वहां वहां सौर कलम पैदा होते हैं। वहां की अत्यंत तेज चुंबकीय हलचल उधर के प्लाज्मा को शीतल रखती है और इसीलिए सौर कलम सामने दिखती है। उलझी चुंबकीय कतारें जब कटकर फिर मिलती हैं तब एक सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। इसके साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण और ऊर्जा युक्त कणों से बना प्लाज्मा भी निकलता है। सबसे बड़ी सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर असर डाल पाती हैं। ज्वालाओं के असर प्रौद्योगिकी पर ज्यादा पड़ते हैं। बड़ी ज्वालाओं से आते विकिरण और कण पृथ्वी के बाहरी वातावरण में विकिरण तूफान बनाते हैं। ये पृथ्वी पर दूर संचार को कुछ मिनट या कुछ घंटों तक रोक सकते हैं। टीवी, जीपीएस तथा सेल फोन के सिग्नल ये सब इनसे प्रभावित हो सकते हैं। सूरज से उबलते पदार्थ कोरोनल मास इजेक्शंस या CME एक और तरह का सौर तूफान है। CME प्रौद्योगिकी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। CME धरातल पर प्रौद्योगिकी पर असर डाल सकते हैं। सूरज के वातावरण से प्रक्षेपित प्लाज्मा और चुंबकीय कतारों का बुदबुद है CME। ये अक्सर सौर कलंकों के झुंड के ऊपर शुरू होते हैं। एक CME में करोड़ों टन पदार्थ होता है जो अपने पथ में आने वाली किसी भी वस्तु से टकराते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय कवच के बाहर चलने वाले अंतरिक्ष यान के लिए CME का प्लाज्मा बेहद हानिकारक है। वह यान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को क्षति पहुंचाकर उसे बिगाड़ सकते हैं। कई बार CME और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। दो चुंबक या मैग्नेट के समान पोल्स को पास लाने जैसे, पर कभी कभी दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर आकर्षित भी होते हैं। इसका परिणाम है भूचुंबकीय तूफान। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्याज की परतों की तरह खुल जाता है और सूरज से आते कण पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। ऑरोरा अथवा उत्तरी प्रकाश का कारण यही है। भूचुंबकीय तूफानों से धरातल पर विद्युत प्रवाह बन सकते हैं। बड़े विद्युत चालकों में यह प्रवाह प्रवेश करता है। कार, विमान और रेलगाड़ियां तो सुरक्षित हैं, पर विद्युत लाइन और जल पाइप को खतरा है। विद्युत प्रवाह बड़े पाइप को कमजोर कर तोड़ भी सकते हैं। गर्म होता जाता है। 1 या 2 अरब सालों में प्रज्वलित सूरज पृथ्वी को इतना गर्म कर देगा अंततः गर्मी से सागर लुप्त हो जाएगा। जल और वातावरण कुल जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद लगभग 5 खरब सालों में सूरज की कोर में हाइड्रोजन यह लाल विशालकाय रूप कितना बड़ा हो जाएगा कि वह बुध और शुक्र से निकल देगा और शायद पृथ्वी एवं जितना हो सके उतना ईंधन सूरज प्रयोग करेगा। इस प्रक्रिया में वह हीलियम के कार्बन में संलयन से 10 करोड़ साल तक चलेगा, जब तक कि वह भी खत्म न हो जाए। अंत में कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रभावशाली सुपरनोवा नहीं। सूरज की बाहरी परतें धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलकर एक निहारिका बनाई जो 10,000 साल में विलुप्त हो गई। ब्रह्मांड संबंधी समयों में तो ये कालखंड निमिष मात्र है। कोर सफेद बौने तारे के रूप में चक्कर लगाई। इसकी गर्मी खत्म होते होते
अरबों सालों के बाद वह भी अंधकार में डूब जाएगी। हमें जन्म देने वाले तारे के लिए यह तो एक घटनाहीन अंत लगता है, पर इसके पहले कि सूरज मृत्यु की ओर बढ़े, आकाश गंगा के अन्य भागों के ग्रहों तक मनुष्य पहुंच चुके हैं। अपनी आयु के दौरान सूरज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि पदार्थों को संलयन से उत्पन्न करेगा, जो पदार्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। सूरज ब्रह्मांड में जीव क्षमता के बीज डालेगा। जिस प्रकार पुराने तारों की पीढ़ियों में हमारे सूरज की दुनिया एक नए सूरज की परिक्रमा करने वाले नए ग्रह पर जीवन उदय के लिए शायद एक दिन मानवता साक्षी बने। अगर वे जीव जंतु हमारी तरह हैं तो वे भी अपने तारे की ओर झांक कर चकित हो जाएंगे। चल रहे हैं अब। हम एरीज हैं जो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी कहा जाता है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदी में आर्यभट्ट कहते हैं इसे। जी जी आर्यभट्ट। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था ऑनलाइन अखंड भारत के वास्ते। ये है, और यहाँ से हम दूरबीन से वो ऊपर देखेंगे। आपको पहले यहाँ का लुक दिखा देना है कैसा है। बहुत बढ़िया है, सेल्फी पॉइंट है ये। तो गाइस इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे। नितेश भाई कुछ कहना चाहेंगे? गुड। जय सनातन। अरे यहाँ हिंदू जय अखंड राष्ट्र। गुड। वहाँ से भी वहाँ से बुलवा के लाएं। आएगा जादू। टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री से नीचे आएगा। तो ये जो पोर्शन है जो काला दिख रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 400-500 डिग्री कम हो जाएगा तो ये काला दिखता है। अब काला दिखता है मतलब ठंडा क्यों होता है? ठंडा इसलिए कि नीचे से आने वाले हीट को मैग्नेटिक एक्टिविटी, सन में बहुत सारा मैग्नेटिक एक्टिविटी चलता है, तो एक्टिविटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो हीट आ रहा है और जो प्लाज्मा ऊपर आ रहा है वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाने से वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण हम लोग काला दिखता है। आप लोग महसूस कर रहे हैं लाइट के साथ में आप गर्माहट भी महसूस कर रहे हैं। तो अंदर में कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वो जो जिससे जो एनर्जी निकलते हैं वो ऊपर की तरफ में बढ़ता है। और ऊपर में बढ़ते बढ़ते लेयर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, हीट के रूप में होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल को ट्रैप कर देता है। ट्रैप करने से वो थोड़ा हीट ट्रैप हो गया तो ठंडा हो जाता है। सरफेस ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा सा कम काला दिखने लगता है। तो वो वही आप सनस्पॉट देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पर तो सनस्पॉट देख लिए, सीधा बिना हल्ला किए रोड पे चलते रहो। इस रोड को छोड़ना मत आपको। तो गाइस ये देख रहे हैं बस भी लगी है यहाँ के लिए, घूमने के लिए जाते हैं जो। आधी पार्टी उधर चली गई, आधी पार्टी इधर है और भूल गए हम इधर जाना था या इधर जाना था। तो हम कोतवाल भाई को बुलाओ पहले। कोतवाल को बुलाओ। कौन है छोड़ा? दरोगा साहब, पेशी है दरोगा साहब के सामने। इधर आओ। चौड़े क्यों हो रहे हो? बोर्ड लगा दो नीचे 40 इंच का उधर से। भाई इतने प्यार से समझाओगे क्या? इतने प्यार से समझाओगे क्या? मतलब आओ इधर आओ। तो नहीं यस, साबित क्या करना चाह रही है बताओ तो? हैं कोतवाल चौड़ा हो रहा है। हाथी लोग हैं हम, चौड़े होते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, प्रशासन तक चली जाएगी बात।
देख लेना। जाके कुछ फ्रेंड मिल गए हैं यहाँ, मुद्दा बिजी हो गए हैं जो सरिया बेइज्जती करी जा रही है। दरगाह साहब की सरियाम बेइज्जती कर दी गई है। यही जो है राजभवन से दिखता है बिल्कुल गोल सा चंबत। बहुत ही बढ़िया अरे इसके बहुत बढ़िया सीन आपको देखने को मिलेंगे अभी। सुंदर सुंदर ब्लॉग पहुंच गए। और यहाँ का एशिया का पूरे एशिया का सबसे नंबर 1 पे है हमारा एरीज, जो नैनीताल ज़िले में स्थित है। बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत मज़े कर रहे हैं। और कुछ सर लोग हैं हमारे साथ, वो हमें दूरबीन के बारे में बताएंगे और चीज़ें भी दिखाएंगे। धन्यवाद। हम एरीज देखने के लिए, एरीज मतलब दूरबीन देखने के लिए, हम अंतरिक्ष देखने के लिए हम आर्यभट्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जी सर। तो जाते ही अलग फीलिंग आ गई हमें, और साइंटिस्टों वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही है हमें चलते हुए। आपको हम पूरा नज़ारा दिखाते रहेंगे बिल्कुल फिल्म की तरह। मार्बल की फ्लोरिंग करोड़ों रुपए की है ये वाला है यही ना। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन सामने दिख रही है। So, सन के बारे में आप लोगों ने क्या लिखा? You have physics students, at least those who are physics students, I expect you आपको थोड़ा आंसर भी करें। Yes, हो गए। सन की लेट्स से आ रही है। अगला कोरोना फोटोज से कन्वेक्शन जोन सेक्शन एंड देन सन की लाइट 8 मिनट तक पहुंचती है अर्थ पर। ओके। तो और कोर के बारे में कुछ था उसमें? कोर न्यूक्लियर फ्यूजन। जी सर। हेलो। इधर इधर So, thermonuclear fusion, hydrogen to helium fusion, इस तरह के कुछ यस सर। के साथ में बात करना चाहते हैं, they will not be able to communicate. So that is again having economic impact. तो इस तरह के अगर सीवियर इवेंट्स बेसिकली जो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है करंट की, उससे ज़्यादा करंट उससे पास होगा। तो सिमिलरली पावर ग्रिड में जब ज़्यादा करंट पास होगा, या जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है पावर लाइन्स, वो काफ़ी लंबी होती है, जितना ज़्यादा लंबा केबल होगा उतना ज़्यादा उसमें इंड्यूस करंट है। So because of all this, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है that can get overloaded and the power grid can get affected. Power disruption और power failure can happen. तो उसके चलते अगर आप पावर नहीं है, कम्युनिकेशन की आजकल जो भी टेक्नोलॉजीज है जिसमें ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पावर एंड कम्युनिकेशन. So in that case, again that is strong economic impact, and this is one of the reasons why it is important to study the sun. Of course, as a science it is good, but it has practical applications. हमारा overall Earth की life क्यों है? Because of sun. So whatever is happening on the sun, it is very important कि हमें वो पता है. So this is the reason why people study sun or for that matter any other science, because जो भी knowledge आप acquire करेंगे वो कभी वेस्ट नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं आपको यूसेज मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमर्स ये यूज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर हैविंग मोबाइल कैमरा. आपके मोबाइल कैमरा के अंदर जो सेंसर होता है, दिस इज द सेम टाइप सेंसर. दिस इज आल्सो हैविंग सीसीडी सेंसर और चार्ज करने. ऑफ कोर्स ये काफी बड़ा है, काफी सोफिस्टिकेटेड है. वो जो आप पाइप जैसा देख रहे हैं उसके उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है. लिक्विड नाइट्रोजन से उसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक आता है. सो एट लो टेम्परेचर उसका जो थर्मल नॉइज है जो कंपोनेंट्स का दैट रिड्यूसेस, एंड जो ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो बेटर होता है. मतलब आपका वीक सिग्नल भी आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे. तो बट एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको पहले यूज करना शुरू किया, इसलिए जो सीसीडी मैन्युफैक्चर वगैरह करना आसान हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव, और फिर डिजिटल कैमरा आया, फिर मोबाइल कैमरा आया. So that is one way you just the technology that you learn while doing your science, उसके भी आपको practical application मिलेगी. ठीक है? अच्छा, now we'll come to the telescope. telescope के साथ यहाँ पर एक मिरर है, ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, concave surface है, and the coating is from the top side, so that जो लाइट है वो ग्लास के अंदर पास नहीं होती, क्योंकि ग्लास के अंदर से पास होगा तो क्या होगा, हर एक इंटरफेस पे क्या होगा, लाइट जब ग्लास के अंदर पास रिफ्रैक्शन, एयर टू ग्लास वाले इंटरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है. हर 100% कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, राइट? हाँ, अगर आपने कोटिंग ऊपर करके रखी है तो रिफ्रैक्शन भी होगा, राइट? रिफ्लेक्ट होगा. सो लाइट इस पे आती है, एंड बिकॉज ऑफ द पैराबोलॉइड सरफेस इट विल गेट फोकस एट अ पॉइंट, ऊपर कहीं जाके फोकस होगा. बट ऊपर की तरफ जहाँ
जहाँ से लाइट एंटर कर रही है वहाँ पर एक और मिरर विच इज फेसिंग दिस साइड, और उसके आसपास का ओपन स्पेस, वहाँ से लाइट एंटर कर रही है इस मिरर के ऊपर आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है एंड इट इज कन्वर्जिंग, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से नीचे आती है, और इस मिरर के सेंटर में एक होल है, यहाँ से लाइट बाहर निकल के यहाँ पर फोकस होती है, जहाँ फोकस होती है वहाँ पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट माउंट करते हैं टू कैप्चर द इमेज। सो इस डिजाइन में ओवरऑल आपका जो ऑप्टिक्स का या ट्यूब का जो लेंथ है वो साइज छोटा होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सुपीरियर सॉर्ट ऑफ डिजाइन कैन से। अब अगर आप टेक्स्ट बुक ध्यान देंगे, आपने शायद क्लास लेवल पर या अगर उससे पहले भी कोई टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर आप रे डायग्राम याद करो तो यूजुअली वो दो लेंसेज के साथ दिखाया जाता है, दो कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ, एक ऑब्जेक्टिव और एक आइस, राइट। नाउ लेंसेज को यूज करके आप टेलीस्कोप बना सकते हैं, यू कैन यूज अ कॉन्वेक्स लेंस और यू कैन यूज अ कॉन्केव मिरर, बोथ डू द सेम थिंग, जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी इट विल गेट फोकस एट द पॉइंट। बट लेंसेज में आपने ये डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे लेंसेज का साइज इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, अब लेंस को आप सिर्फ एजेस से सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत हैवी लेंस होगा तो इट कैन इवन ब्रेक। मिरर को आप पीछे से पूरा सपोर्ट दे सकते हैं बिकॉज द लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम साइड, तो इसके चलते मिरर को आप काफी बड़ा बना सकते हैं। प्लस इसके अलावा लेंसेज में कुछ और इशू होता है, एबरेशंस ना ऑप्टिक्स में, क्रोमैटिक एबरेशंस, एक्रोमैटिक एबरेशन, तो इन सब के चलते लेंसेज में इशू होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मिरर डिजाइन इज प्रेफर्ड। ये आपका टेलीस्कोप हो गया या ऑप्टिक्स हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये दिस इज बेसिकली अ कैमरा, और दूसरे टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ होता है जो बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम देता है सोर्स का, जहां पर आपको डायरेक्ट इमेज मिलेगी, स्पेक्ट्रोग्राफ में आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, यस सर। अब ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड माउंट, इसको यूज करके हम टेलीस्कोप को मूव करते हैं। अब टेलीस्कोप को हम एक जगह पर फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन एवरीथिंग इन द स्काई इज मूव। अब जैसे सन को देखो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, नाइट स्काई में ऑब्जेक्ट्स को देखो एवरीथिंग गोस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर आप टेलीस्कोप को एक जगह फिक्स रखेंगे तो ऑब्जेक्ट उसके सामने से निकल जाएगी एंड ऑल यू विल गेट इज जस्ट अ ब्लड लाइन, आपको कुछ मीनिंगफुल डेटा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मूव द टेलीस्कोप विद द स्काई, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव होगा उसके साथ में कंटीन्यूअसली मूव करना होगा। तो ये जो माउंट है इस टेलीस्कोप को मूव करने में हेल्प करता है, और ये इस तरीके से सेटअप किया हुआ है कि ये अर्थ के रोटेशन को कैंसिल हो, तो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे वही कंटीन्यूअसली उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगा, तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो कंटीन्यूअसली उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, मैं टेलीस्कोप को मूव करके दिखाऊंगा। बाहर का ये जो हिस्सा है दिस कॉल्ड एज डोम, और ये टेलीस्कोप की प्रोटेक्शन के लिए। नाइट में जब विंड बहुत स्ट्रांग नहीं होती, स्काई क्लियर होता है, बारिश वारिश नहीं होती है, डस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के पिलर के पीछे जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ओनली दैट जोन, ये स्लिप बोलते हैं इसको, ये ऐसे स्लाइड होता है यहाँ से लेके ऊपर तक, बट द डोम कैन मूव 360 डिग्री। तो अगर हमें कुछ इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है तो वी विल मूव द स्लिट दिस डायरेक्शन और फिर टेलीस्कोप यहाँ पे पॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं। आई मूव अराउंड टू द टेलीस्कोप, ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोल साइड, रूट आर। अब इस अरेंजमेंट में ये जो एंगल है आपका, ये यहाँ का एटीट्यूड है, तो जब आप टेलीस्कोप एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं शुरू में ही ये फिक्स कर दिया, और इस अरेंजमेंट में ये एक्सिस और अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है वो परफेक्टली पैरेलल है। तो अर्थ का रोटेशन इस तरफ है और टेलीस्कोप इस तरफ से है, तो दोनों का एक्सिस परफेक्टली पैरेलल है, दिस एक्सिस एंड अर्थ रोटेशन एक्सिस। मैं थोड़ा ही ओपन कर रहा हूँ उसको, और वो पूरा ओपन होता है। टेलीस्कोप में आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी या फ्लिप्ड इमेज दिखाई देगी, और अगर आप आंखों से देखने वाला टेलीस्कोप यूज करते हैं, छोटे टेलीस्कोप होते हैं हॉबी के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम आंखों से देखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आंखों से देख नहीं लेते बिकॉज आंखों की हमारी लिमिटेशन है, हम इंफॉर्मेशन को 0.1 सेकंड से ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेटली। कैमरा को आप काफ़ी लंबा एक्सपोजर देके 10 to 3 मिनट्स हाफ एन आवर उतनी इमेजेस ले सकते हैं, आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ ऐड कर सकते हैं एंड इफेक्टिवली गेट मच लॉन्गर एक्सपोजर। तो कैमरे की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे आपको मूवी आँख से देखने को चलने दिखाएंगे। अब तो टेलीस्कोप जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ यूजुअली पहले ऐसा ही लगता है कि टेलीस्कोप का यूज़ करके हम दूर की चीज़ें देखते हैं या चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, बोथ आर राइट। बट टेलीस्कोप का प्राइमरी जॉब, ये जो चीज़ें ये सेकेंडरी, प्राइमरी जॉब है लाइट कलेक्शन।
आप जितना ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेंगे उतना आपकी इमेजेस ब्राइटर होंगी और उतनी दूर की भी ऑब्जेक्ट आप देख पाएंगे और उतनी ही फेंट ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली अगर आपका ब्राइट ऑब्जेक्ट है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो भी दिखाई दे सकता है, राइट? और अगर छोटा ऑब्जेक्ट है या बहुत ज़्यादा लाइट एमिट नहीं कर रहा तो हो सकता है रिलेटिवली पास में होगा तो भी शायद ना दिखे, राइट? तो जो सोर्सेज से लाइट आ रही है, अगर आप उसको दो टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हो, वन विद स्मॉलर मिरर, वन विद लार्जर मिरर, तो क्या होगा? लार्जर मिरर में आप ज़्यादा लाइट करेंगे, करेक्ट? तो जितना ज़्यादा लाइट आप करेंगे उतनी इमेज आपकी ब्राइट होगी एंड एज अ रिजल्ट छोटे टेलीस्कोप में हो सकता है आपको वो इमेज ना दिखाई दे अगर पर्टिकुलरली ज़्यादा फेड हो, बड़े टेलीस्कोप में हो सकता है दिखाई दे, उसमें भी नहीं दिखाई देता और बड़ा टेलीस्कोप उसमें शायद दिखाई दे, उसमें भी नहीं दिखाई देता और बड़ा टेलीस्कोप। सो दैट्स व्हाई एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हैविंग बिगर एंड बिगर सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट करें। इन एडिशन टू दिस देयर इज समथिंग एज आल्सो रिजॉल्विंग पावर। आप कितना स्मॉलेस्ट एंगल रिजॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे नाइट टाइम पे अगर एक कार आपकी तरफ आ रही है, उसकी दोनों हेडलाइट्स ऑन, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जब होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ एक लाइट, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद में हमें वो दो सेपरेट लाइट दिखना शुरू होती है। व्हाई? बिकॉज लाइट के बीच का जो एंगल है, जो डिस्टेंस है, वो हमारी आंखों पे जो एंगल बना है वो इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे कार हमारे तरफ आती है, राइट? तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में हमें वो सेपरेट होकर दिखने लगता है। अगर आपका मिरर बड़ा होगा तो आपका रिजॉल्विंग पावर बेटर है, दैट मीन्स आप इवन और छोटे एंगल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट अगेन इज प्रोपोर्शनल टू योर डायमीटर ऑफ द मिरर। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा बड़े से बड़ा टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं। ये टेलीस्कोप का जो डायमीटर है यहाँ पर जो मिरर है उसका डायमीटर 0.04 सेंटीमीटर है। इससे आपने बाहर बोर्ड भी देखा होगा 0.04 सेंटीमीटर संपूर्ण टेलीस्कोप है। डॉक्टर संपूर्ण वाज द पर्सन टू हुज इनिशिएटेड दिस टू गेट स्टार्टेड इन 1954 इन वाराणसी। बट वहाँ पे क्लियर स्काई नहीं होता, लाइट पोल्यूशन वगैरह आपको जहाँ पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए आप जितने भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप देखोगे आपको ऐसे रिमोट लोकेशन पे माउंटेन्स के ऊपर ही मिलेंगे। अब तो यहाँ पे भी काफ़ी लाइट पोल्यूशन हो गया है, इनका काम काफ़ी हो गया है। बट ये टेलीस्कोप 1972 में शुरू हुआ था यहाँ। दैट टाइम इट वुड हैव बीन मच डार्कर। बट अब लाइट पोल्यूशन की वजह से हमारे और जो बड़े टेलीस्कोप और नए फैसिलिटीज जो है वो सब देवस्थल में। तो देवस्थल अराउंड 60 किलोमीटर है यहाँ पर और उसकी हाइट भी और ज़्यादा है। यहाँ पर करीब 1958 मीटर ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पर 2450 फीट और ज़्यादा हाई हाइट होने की वजह से वहाँ पे और डार्क है और रिमोट भी है, इस वजह से भी और डार्क है। सो वहाँ पे जो कंडीशन है वो और बेटर है और इसलिए और जो बड़े टेलीस्कोप है और नए टेलीस्कोप है वो सब वहाँ पे है। तो इसमें वो 1 मीटर का डायमीटर है, वहाँ पर एक 1.3 मीटर का टेलीस्कोप है, एक 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है और एक 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो 3.6 मीटर इसी तरीके का टेलीस्कोप उसको भी आप मूव कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है थोड़ा सा अलग डिजाइन है, उसको आप किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। और जैसे नाम में ही है लिक्विड मिरर, तो उसमें जो मिरर है वो सॉलिड ग्लास का नहीं है। आप लोगों में से किसी ने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा था कि एक 2 महीने पहले, तो उसका फॉर्मूला इनोवेशन अभी मार्च में हुआ। बेसिकली 4 मीटर डायमीटर कंटेनर जिसमें 50 लीटर मर्क्यूरी डाला हुआ है, बहुत ही शैलो कंटेनर, वैसे डीप नहीं है। एंड उसके नीचे एक मोटर लगा हुआ है जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर से चलाया जाता है, फिक्स स्पीड। सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन व्हाट हैपेंस, मर्क्यूरी स्प्रेड्स आउट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो एक पैराबोलिक सरफेस ले लेता है। तो क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है इसलिए वो स्प्रेड आउट हो रहा है और क्योंकि मर्क्यूरी हाईली रिफ्लेक्टिंग है तो इससे वो एक मिरर जैसा है। तो बट ये लिमिटेशन है कि हमेशा वर्टिकली ऊपर ही दिखता है एंड ऑल्सो मर्क्यूरी हाईली पॉइजनस भी होता है। तो जो लोग उसको हैंडल करते हैं उनको बहुत सावधानी से इसको हैंडल करना होता है, उनको पूरा पीपी किट वगैरह पहन के उसका हैंडल करना होता है जब वो शुरू में बनाया जाता है। एक बार जब आपका मिरर बन गया तो उसके बाद में वो एनक्लोज होता है और फिर वहाँ पे लोग जाते नहीं। तो ये तो डिसएडवांटेज है, तो क्योंकि अब ये लिक्विड है कहीं पॉइंट नहीं कर सकते, मर्क्यूरी स्टिल ओवर हो जाए। तो एडवांटेज है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एडवांटेज इज कॉस्ट। बिकॉज जो आपके सॉलिड मिरर होता है उसमें ग्लास का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, बिकॉज ये बहुत स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो टेम्परेचर चेंजेस के साथ में उसका शेप नहीं चेंज होता, नॉर्मल ग्लास की तरह नहीं है। तो इस वजह से उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और जितना आप बड़ा बनाएंगे वेट इंक्रीज होगा, ले जाने में उतना डिफिकल्ट भी होगा, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्लेसेस होती है जहाँ भी इस तरीके के मिरर बन सकते हैं और आपको वहाँ से फिर कहीं एकदम रिमोट लोकेशन में पहाड़ के ऊपर लेकर जाए। तो इसके चलते जो मिरर है उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाला होता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट, मर्क्यूरी आप एक बार लेकर जा सकते हैं सिलेंडर में, तो उसमें आपको बहुत बड़ी चीज़ एक साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए उसको बनाना बहुत आसान होता है और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करके, ज़्यादा बड़ा कंटेनर यूज़ करके आप ज़्यादा बड़ा मिरर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एंड इस तरीके का टेलीस्कोप का कॉस्ट अराउंड 1/10 होगा ऑफ अ सिमिलरली साइज कन्वेंशनल टेलीस्कोप। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, ये वर्टिकली हमेशा ऊपर ही दिखता है, बट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन नाइट आफ्टर नाइट स्काई का एक नैरो सा स्ट्रिप उसके सामने से पास होगा, तो ये उस नैरो स्ट्रिप को ही हर रात ऑब्जर्व करेगा, बहुत सारी इमेजेस लेगा और कंसेक्यूटिव नाइट की इमेजेस को कंपेयर करेगा कि
आज रात से और नेक्स्ट रात में कुछ अलग दिखा है। अगर आपको कहीं पर कुछ डिफरेंस दिखता है तो दैट कैन बी समथिंग इंटरेस्टिंग। वो कोई स्पेस जर्नी हो सकता है, डिफरेंट सैटेलाइट हो सकता है, एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है लाइक एन एक्सप्लोडिंग स्टार व्हिच इज कॉल्ड एज अ सुपरनोवा। तो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन एज सर्वे काइंड ऑफ स्टोरी। अब आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला व्हिच कैन बी वर्थ एक्सप्लोरिंग फर्दर, तो इस टाइप के टेलीस्कोप या 3.6 मीटर टेलीस्कोप जिसको आप पॉइंट करके टारगेटेड स्टडी कर सकते हैं, उनसे हम उसकी आगे की स्टडी करें। तो इस तरीके से काम करें। तो ये 3.6 मीटर और 4 मीटर ये इंडिया में सबसे बड़े टेलीस्कोप है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे उससे कहीं बड़े-बड़े टेलीस्कोप हैं, 8 मीटर, 10 मीटर साइज के टेलीस्कोप्स भी हैं। बट 8.4 मीटर लार्जेस्ट साइज है जो आप एक सिंगल मिरर बना सकते। उससे बड़ा सिंगल मिरर बनाना प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन 10 मीटर साइज के टेलीस्कोप्स भी हैं, तो उसमें एक सिंगल मिरर ना बनाकर मल्टीपल सेगमेंट्स के ये ब्लॉक्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। एक ही सेगमेंट का साइज 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर तक का ही होगा। ये साइज पहले से डिसाइड होता है और हेक्सागोनल शेप होता है। और ऐसे हेक्सागोनल शेप्स को जैसे वो जिक्सॉ पजल के छोटे-छोटे ब्लॉक्स को जॉइन करके एक बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं, वैसे ही छोटे-छोटे ये मिरर सेगमेंट्स को जॉइन करके एक बड़ा मिरर बनाया है। हर एक मिरर के नीचे एक कंट्रोलर लगा होता है जिसको यूज करके आप एकदम प्रिसाइजली इसको अलाइन कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली वो एक सिंगल मिरर जैसा काम करता है और आपका एक बड़ा मिरर बन जाता है। तो 10 मीटर का तो अभी सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, जैसे 5 टेलीस्कोप हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। बट इससे और बड़े टेलीस्कोप में भी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी काम चल रहा है इसके ऊपर। तो इंडिया में ऐसे एक प्रोजेक्ट का पार्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉट इंटरनेशनल, इज कॉल्ड एज पीएमडी और 30 मीटर टेलीस्कोप है। और जैसे नाम में ही है कि 30 मीटर, तो मिरर का साइज 30 मीटर है, 10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इस रूम के जितना बड़ा, तो इसका 3 लगभग इस बिल्डिंग जितना बड़ा, उतना बड़ा मिरर होगा। उसमें 490 प्लस सेगमेंट्स होते हैं और उसके कई सारे सेगमेंट्स इंडिया में भी बनाए हैं, 80 सेगमेंट्स। और इंडिया इसका 10% पार्टनर है, यूएस लीडिंग पार्टनर है, उसके अलावा कनाडा, चाइना, जापान और इंडिया है। एक बार जब टेलीस्कोप बन जाए तो उसमें 10% है इंडियन टेलीस्कोप है। तो अगर आप लोग आगे इस कोई भी इस फील्ड में अगर इंटरेस्टेड है और आप लोग अगर इस फील्ड को चूज करते हैं तो यू मे गेट यूज दैट फैसिलिटी दैट टेलीस्कोप। तो उससे बड़ा भी एक टेलीस्कोप होता है, बट दैट इज बाय यूरोपियन बिल्डिंग, उसमें 39 मीटर साइज का एक टेलीस्कोप बनाना है, मैं उसका तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। तो आप सब लोग थर्ड ईयर ब्लॉग बना दो डायरेक्शन में आप मूव करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्काई में देख सकते हैं। स्काई में किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके ऑब्जर्व करके आपका डायरेक्शन ज्यादा होता है। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हो सकता है आपको नहीं दिखाई देगी, बीच किसी पार्ट में नहीं दिखेगी, वो रिक्वायर ब्लड है। अगर वो आपको दिखाई दे रही है सफिशिएंटली राइट है तो ये विल। और ये जो एंगल मैंने आपको मूव करके दिखाया, सो दिस इज द एंगल यूजिंग व्हिच इट ट्रैक्स द ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो मैं काफी फास्ट मूव कर रहा हूं, तो वो ट्रैकिंग मोड होता है तो काफी स्लो मूव करता है और प्रिसाइजली ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है। तो गाइस जो आप देख रहे हैं आर्यभट्ट है, यहाँ से हमने देख लिया, काफ़ी अच्छी आपको अंदर से दिखाया होगा मैंने दूरबीन और उसके बारे में जो भी है बताया होगा सर ने। यहाँ है एशिया का नंबर 1। तो यहाँ जो देख रहे हैं वो हल्द्वानी है सामने, और आ रहे रुको हल्द्वानी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं सीधे हम डायरेक्ट हल्द्वानी। वो देखिए स्लाइड है, स्लाइड कहते हैं गाइस। हमने आपको तो दिखा दिया और बाकी लोगों ने दिखाया, घुमा दिया, भगा दिया। शर्ट पैट मज़ा आ ही रहा है आज। वो पहले जब हमें कुछ नहीं पता होता था तो हम कुछ स्टोरीज बनाते, वो स्टोरीज अब कंटिन्यू है अनफॉर्चुनेटली।
ऑस्ट्रिया तो और पूर्णिमा वो तो आपको शहर से भी पता चल जाएगा। वो तो खाली मून की पोजीशन है, वो तो एक ऑर्बिट पे चलता है। मिलती है भाई, मैंने भी ऑर्गेनाइज किया। आप एक दिन आधे घंटे ऑब्जर्व करो, ये सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आपके पास में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में गाना बजाना करो या तो फिर नाइट स्काई देखो, तो उससे बहुत सारी स्टोरीज बनी और वही स्टोरी कंटिन्यू होगी। आज ये बताओ साहब, सब बताना हाँ, कैसा लगा ये बताओ पहले। जैसे और बहुत सवाल और जवाब हुए हैं यहाँ दो लोगों के बीच, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई, अभी भी नहीं मिल पाई है, खोज जारी है। जो सवाल हमारे अंदर और कोचाल भाई के अंदर थे, उन सवालों की शुदा भी बुझ नहीं पाई है, अभी खोज जारी है। अभी ज़्यादा बोलते तो बोलते जाओ तुम। आज मनोरा पीक से थोड़ा हमने देख लिया, अब अगले दिन देवस्थल से थोड़ी अपनी सवालों की शुदा बुझाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसरो और नासा तक भी जाएंगे, हमने संस्था खड़ी करेंगे जी। ठीक हो गया। और ये सभी उत्तराखंड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसरो उत्तराखंड इसरो कर देंगे। तो काफ़ी जानकारी दी उन्होंने, और ऊषा भी कर सकते हैं, ऊषा काफ़ी जानकारी दी उन्होंने। जानकारी है, मैं गूगल यूट्यूब वाली जानकारी बहुत अच्छी थी, मतलब बढ़िया था, काफी जानकारी। नहीं सकता कितना मजा आ रहा है। और यहाँ काफिल चोर देख रही है, काफिल चोरी कर रहे हैं सब लोग, और पता नहीं किसका पेड़ है ये, सब चोर रहे हैं, सब चोर रहे हैं। मुद्दा हाय करो। हे गाइस, मुझे मिल चुका है खजाना। अच्छा, तो इसे कहते हैं खजाना। ये पहाड़ी व्यंजन, इसे फल है, ये पहाड़ी फल है। ये देखो, ये आप देख रही हैं घास जैसा लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ी फल है। इसे खासूल जो भी पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है ये, इसको खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, टेस्टी भी लग रहा है, मैंने भी खाया, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, ये देखो गाइस, ये है, बहुत ही टेस्टी फल है, मैंने खाया। काफल तोड़े हैं, काफल का पेड़ ही दिख रहा है सामने, इतना बड़ा पेड़ है ये। और काफल दिखाइए आप, ऐसे ये इतने सारे काफल तोड़े हमने, फोटो बहुत मज़ा आया। ये निकालिया हाय गाइस, हाय तो कर दो। अब अगला प्रणाम। काबल के पीछे पड़ते हैं, लाते होंगे कई लोग चांद तारे तोड़कर, मैं तेरे लिए काफल तोड़ के लाऊंगा, ले खा। अब ये जादू दिखाएंगे, जादू। अरे ओ ये नहीं, रुक जा, ना तुझे रख। आइला जादू हो गया। ट्रैवलिंग करके और घूम घाम के बिल्कुल मज़े से आ चुके हैं। और गाइस देख रहे हैं अच्छे यहाँ बना रखे हैं चित्र भी। और यहीं आज आपके वीडियो के लिए, वीडियो का अंत यहीं करते हैं, समापन। गाइस बाय।